पति को गुजरे अभी 4 महीने ही हुए थे कि विनीता जी की तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। जब तक पति उमाकांत जी जिंदा थे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। हार्ट अटैक से अचानक उनकी मौत ने विनीता जी को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। पिछले 6 महीनों से न जाने किस दुनिया में रह रही थी। पति की मौत के बाद अपने बेटे रोहन और बहू शालिनी के साथ मुंबई आ गई। शालिनी एक कॉलेज में प्रोफेसर और बेटा इंजीनियर था। उमाकांत जी की इकलौती संतान है रोहन। अपने जीवन में उन्होंने जो भी कमाया सर्विस की शिक्षा पर खर्च कर दिया। बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी, लेकिन अचानक उमाकांत जी की मौत से सब बदल गया। विनीता जी बेटे बहू के साथ मुंबई तो आ गई थी, लेकिन उनका मन अभी भी आगरा के उस छोटे से मकान में ही लगा था। जैसे तैसे कोशिश कर रही थी। उनके बेटे का स्वभाव तो अच्छा था, और कहते हैं ना, जब संगत बुरी हो तो असर तो हो ही जाता है। यहीं से शुरुआत हुई विनीता जी के असली सफ़र की। विनीता जी के उस सफ़र की जिसकी कल्पना भर से किसी की रूह कांप जाएगी। कुछ दिन तक सब अच्छा चलता रहा। अपने घर पर पार्टी रखी, या यूँ कहिए कि मॉडर्न बहू की मॉडर्न पार्टी थी। उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आए थे। सबका पहनावा देखकर लग रहा था कि सभी रईस घरों से है। जब विनीता जी ने शालिनी से पार्टी के बारे में पूछा, बहू यह सब क्या है? रोहन विदेश गया है कुछ काम से, और तुम यहाँ उसकी गैर मौजूदगी में इस तरह की पार्टी कर रही हो। क्या रोहन जानता है सबके बारे में? बहुत हो गया बुढ़िया। रोहन को कुछ पता हो या ना पता हो तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं ऐसी ही हूँ, और पार्टी में किसी के सामने दिखना मत। अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जा। जब पार्टी खत्म हो जाए तो बाहर हॉल में आकर सो जाना। 2 कमरे का फ्लैट था, इसीलिए विनीता जी हमेशा हॉल में ही सोया करती थी, और आज का इंतजाम चल रहा था। शालिनी का उनके प्रति व्यवहार देखकर तो उन्हें अपने कहना पर विश्वास नहीं हो रहा था कि पढ़ी लिखी प्रोफेसर बहू, जो कि बेटे के सामने आदरणीय पत्नी बनकर रह रही थी, आज उसका अलग ही रूप उनके सामने आया था। विनीता जी चुपचाप अंदर कमरे में चली गई। देखते ही देखते सुबह के 2 बज गए। जब पार्टी के शोर की आवाज़ कुछ कम हुई तो विनीता जी हॉल में बाहर आई तो उन्होंने देखा सब लोग नशे में धुत जमीन पर इधर उधर पड़े हैं, और शालिनी वहाँ नहीं थी। विनीता जी किचन में पानी लेने जाने वाली थी, तभी उन्हें अचानक किसी के बुदबुदाने की आवाज़ आई। जब गौर से सुना तो वह आवाज़ घर के स्टोर रूम से आ रही थी। विनीता की आवाज़ को सुनते ही शोरूम तक पहुंची। स्टोर रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। उन्होंने दरवाजे से जाकर देखने की कोशिश की अंदर कौन है। उन्होंने कमरे के अंदर जो देखा उसके बाद मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। बहू शालिनी किसी पराये पुरुष के साथ अनौपचारिक हालत में थी। यह सब देखकर विनीता जी घबरा गई, और उनके हाथ में जो पानी का जग था नीचे छूट गया। जग की आवाज़ सुनते ही शालिनी दनदनाते हुए कमरे से बाहर निकली और विनीता जी के पास जोर से चिल्लाने लगी, एक कोना भी सुकून का नहीं मिलता तुम्हें? विनीता जी को न जाने क्या क्या कह जा रही थी। विनीता जी ने ज़्यादा बहस करना सही नहीं समझा और चुपचाप जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात में विनीता जी सो नहीं पाई। सारी रात शालिनी की गलत हरकतें उनके दिमाग में घूमती रही। मन ही मन सोच रही थी, क्या रोहन को सच में इस बारे में पता है या फिर इस सब से अनजान है। 2 दिन के बाद जब रोहन घर वापस लौटा तो विनीता जी ने बहुत बार उसे सच बताने का प्रयास किया, पर शालिनी बहुत चालाक थी। उसने रोहन को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। पतिव्रता पत्नी होने का नाटक करती रही। रोहन भी तो शालिनी के पीछे लट्टू सा घूमता रहता था। एक दिन जब शालिनी घर से बाहर कुछ सामान लेने गई तो विनीता जी को मौका मिल गया और उनको सच बताने चली गई। तभी शालिनी घर वापस आ गई और उसने जब विनीता जी को रोहन से बात करते हुए देखा तो उसे लगा कि विनीता जी चुप रहने वालों में से नहीं है। अब तो शालिनी उन्हें प्रताड़ित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। जानबूझकर घर में खाना कम बनाना, विनीता जी को खाने के लिए तरसाना, हर छोटी छोटी बात में उनके ऊपर गुस्सा करना, धीरे धीरे विनीता जी के प्रति शालिनी का बर्ताव क्रूर होता जा रहा था। हद तो तब हो गई जब विनीता जी के बेटे रोहन को 15 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा था। रोहन के जाते ही शालिनी को विनीता जी को प्रताड़ित करने का मौका मिल गया था। शालिनी ने रसोई पर ताला लगाना शुरू कर दिया। विनीता जी को कई दिन तक खाना नहीं मिलता। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी।
शालिनी कहीं भी जाती तो घर को बाहर से ताला लगा कर जाती। बेचारी विनीता जी की जिंदगी मानो उस घर में घुट कर रह गई थी। उन्हें आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। बेटा जब भी फ़ोन करता तो बस अपनी बीवी से बात कर लेता और शालिनी हमेशा उसे यह कहकर टाल देती कि माँ जी बिल्कुल सही है। धीरे धीरे विनीता जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। एक दिन शालिनी ने अपने 2 दोस्तों को घर पर बुलाया। विनीता जी से नौकरों की तरह उनकी सेवा करवाई। पानी देते समय विनीता जी के हाथ से पानी छूटकर एक व्यक्ति के ऊपर गिर गया। शालिनी को इतना गुस्सा आया कि उसने उनके जाने के बाद विनीता जी की डंडे से पिटाई कर दी। उनके घाव चेहरे व उनके शरीर पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। शालिनी ने विनीता जी को बिल्कुल अधमरा करके कमरे में बंद कर दिया था। एक दिन रोहित का फ़ोन आया कि उसे अचानक से कंपनी के किसी काम की वजह से विदेश जाना पड़ रहा था। शालिनी तो मानो मन ही मन खुश हो गई थी, क्योंकि उसे अपनी अय्याशी करने का समय मिल गया था। अब ना तो उसे कोई देखने वाला था और ना ही कोई रोकने टोकने वाला। कमरे में बंद कर दिया था। अब विनीता जी ना तो अपने बेटे से कुछ बता सकती थी और ना ही बहू को रोक सकती थी। एक दिन जब रोहित ने फ़ोन पर अपनी माँ से बात करने के लिए शालिनी से कहा तो उसने यह कह दिया कि माँ कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर गई है। शालिनी ने विनीता जी का खाना पीना सब बंद कर दिया था। उनकी हालत उसने बद से बदतर बना दी थी। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो शालिनी की आंखें खुली की खुली रह गई। दरवाजे पर उमाकांत जी के वकील खड़े थे, जिन्हें देखकर शालिनी के पसीने छूट गए। वकील साहब आप? अरे शालिनी बेटा क्या हो गया? मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं वह ऐसे ही, गर्मी बहुत हो रही है ना इसीलिए। अंकल आप रोहित से मिलने आए हो क्या? वह तो घर पर नहीं है। हाँ शालिनी बेटा मुझे पता है, रोहन से मेरी बात हुई थी, उसी ने तुम्हारे घर का पता दिया। विनीता जी से मिलने आया हूँ, उनसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। उमाकांत भैया ने जाने से पहले विनीता जी के लिए एक तोहफा छोड़ा था। आज उनकी शादी की सालगिरह है तो सोचा आज ही के दिन आकर उन्हें उनका तोहफा दे दूं। तोहफा कैसा? शालिनी ने दबे स्वर में बोली। अरे यही दरवाजे पर सब कुछ पूछती रहोगी या अंदर भी बुलाओगी? शालिनी बहुत बुरी तरह घबरा रही थी। मन ही मन सोचने लगी कि कहीं उसका सच सामने तो नहीं आ जाएगा। इस बुढ़िया की हालत देखकर सवाल उठेंगे, क्या जवाब देगी? उसने वकील साहब को हॉल में बिठाया और अंदर किचन में उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करने चली गई। उसने जाकर चुपचाप विनीता जी के रूम के बाहर कुंडी लगा दी। कुछ देर बाद जब वकील साहब ने विनीता जी के बारे में पूछा तो शालिनी बोली, अंकल माँ तो अपनी सहेली के साथ कुछ दिन के लिए बाहर गई है, पर यहाँ तो उन्हें इतना कोई जानता नहीं है। अरे नहीं नहीं अंकल, यहाँ उनकी एक सहेली बनी है, उसी के साथ कुछ दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर गई है। अच्छा ठीक है, तो फिर जब वो वापस आ जाए तब आऊँगा। अंकल कोई बात है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं माँ जी को बता दूंगी। नहीं बेटा, बात उनसे ही करनी है। जब वह आ जाए तो मुझे फ़ोन कर देना, यह मेरा नंबर ले लो, कुछ दिनों के लिए इसी शहर में हूँ, कहकर वकील साहब चले गए। आजकल किसी के घर में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं रहता, और वैसे भी शहर में तो ज़्यादातर लोग किसी से मतलब ही नहीं रखते। और विनीता जी अपने आप में खोई रहती थी, किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी, तो उनके इस तरह से गायब होने के पीछे किसी को कोई शक भी नहीं हो रहा था। और वैसे भी विनीता जी किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। धीरे धीरे 1 महीना बीतने को आया। जैसे जैसे रोहन के वापस आने के दिन वापस आ रहे थे, शालिनी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह रोहन को क्या कहेगी? विनीता जी की हालत बद से बदतर हो चुकी थी, एक जिंदा लाश हो चुकी थी। एक दिन शालिनी जब घर से बाहर कुछ सामान लेने गई और वापस लौटी तो देखा घर का दरवाजा खुला हुआ है। शालिनी जब अंदर गई तो विनीता जी के कमरे में पहुंची। कमरे में विनीता जी नहीं थी, घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। शालिनी घबरा गई कि आखिर विनीता जी कैसे निकल गई, कहीं वह घर से निकल कर भाग तो नहीं गई। लेकिन घर का दरवाजा तो बाहर से लॉक था, तो घर में कौन आया? विनीता जी कहाँ गई? शालिनी यही सोचते सोचते बैठी ही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलकर देखा तो दरवाजे पर रोहन था। अंदर जाकर रोहन बैठा और जब माँ के बारे में पूछा तो शालिनी घबरा गई। बोली, माँ की कुछ दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर गई थी, अभी तक वापस नहीं आई है। रोहन ने कहा, तुम यह बात मुझे अब बता रही हो?
माँ को गए इतने दिन हो गए और वापस नहीं आई, तो तुमने पहले बताना चाहिए था। आखिर माँ कहाँ चली गई? शालिनी ने नासमझ बनने का नाटक किया कि रोहन मैं अकेली थी, तुम बाहर थे, मैं समझ नहीं पाई कि आखिर मैं क्या करूं। माँ की मुझे 8-10 दिन की कह कर गई थी, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आई है। रोहन ने तुरंत गाड़ी उठाई और पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां जाकर उसने शिकायत दर्ज कराई। विनीता जी को गायब हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। उनकी कोई खबर नहीं थी। शालिनी इस बात से संतुष्टि थी कि शायद बुढ़िया अब इस दुनिया में नहीं है, अब तक तो वह मर गई होगी। तभी एक दिन 2 पुलिस वाले रोहन के घर पहुंचे और वहां जाकर शालिनी को गिरफ्तार किया। रोहन उनसे सवाल करता रहा, आखिर शालिनी ने ऐसा क्या किया है। पुलिस वालों ने कहा कि आप थाने चलिए, वहीं जाकर आपको सब कुछ पता चलेगा। जब सब लोग थाने पहुंचे तो वहां विनीता जी को देखकर शालिनी के होश उड़ गए। अपनी सास को देखकर उनका पूरा शरीर कांपने लगा। रोहन अपनी माँ को देखकर उसके सीने से लिपट गया और बोला, माँ आप तीर्थ स्थल से अचानक कहाँ गायब हो गई थी, और यह आपके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान कैसे हैं? यह सब किसने किया? विनीता जी की आंखों में आंसू आ गए और वह शालिनी की तरफ देखने लगी। तभी रोहन की नज़र वहीं खड़े वकील साहब पर पड़ी। अरे अंकल आप यहाँ? हाँ मैं ही था जो विनीता भाभी को घर से निकाल कर लाया था। उस दिन जब मैं दोबारा तुम्हारे घर पहुँचा तो घर पर ताला था। मैं वापस आ ही रहा था, लेकिन अचानक अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कहीं घर में कोई चोर वोर तो नहीं घुस गए। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। मैंने ताला तोड़कर अंदर गया। अंदर जाकर जो मैंने देखा, मेरी तो आत्मा ही निकल गई। विनीता जी अधमरी हालत में फर्श पर पड़ी करहा रही थी। उस टाइम ये मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई थी, बस यह इतना ही बोल पा रही थी कि मुझे बचा लो, मेरी बहू मुझे मार देगी। मैं इन्हें वहाँ से तुरंत निकाल कर ले आया। तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हारी माँ को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जानते हो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी ने विनीता जी को बेरहमी से पीटा, उन्हें भूखा प्यासा कमरे में बंद कर दिया। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो आज तुम्हारी माँ जिंदा भी नहीं होती। हम इतने दिन तक इसीलिए चुप बैठे थे क्योंकि विनीता जी की ऐसी हालत नहीं थी कि पुलिस वालों को बयान दे सके या फिर शालिनी का सच सबको बता सके। पिछले 15 दिन से यह अस्पताल में भर्ती थी। जैसे ही उनकी हालत में सुधार आया तो उन्होंने ही शालिनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। यह सारी बातें सुनकर रोहन अपना आपा खो बैठा और उसने शालिनी के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली। शालिनी की आंखें बाहर आ गई। पुलिस कांस्टेबल ने रोहन को संभाला और 2 महिला कांस्टेबल ने शालिनी को जेल में डाल दिया। शालिनी ने अपनी सास और पति से कई बार माफ़ी मांगी और केस वापस लेने के लिए कहा, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उसे माफ़ नहीं किया और ना ही केस वापस लिया। रोहन अपनी मां को लेकर घर चला गया और शालिनी वहीं जेल में सड़ती रह गई। अपनी सास पर अत्याचार करने व उनके साथ मारपीट करने, जख्मी करने के जुर्म में शालिनी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। रोहन ने भी उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। दोनों का डिवोर्स हो गया। दोस्तों, बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। विनीता जी के साथ इतना बुरा करने की सजा आज शालिनी जेल की सलाखों के पीछे काट रही है। दोस्तों, क्या विनीता जी ने शालिनी को सजा दिलाकर सही किया? कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।